हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है, हम लोग इस हिंदी को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। देखिए, ये जो आपकी हिंदी है ये सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 6 दोनों ही सेमेस्टर की हिंदी होने वाली है। एंड ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर कर रहे हैं। और देखिए, इस पूरी ही सीरीज़ की मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 प्रोवाइड करवा दिए हैं एंड पार्ट 3 भी प्रोवाइड करवा दिया है। आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आपको इसका सिलेबस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि स्टडी स्टार्ट करने से पहले आखिर आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस होगा। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी आपके क्वेश्चन विद आंसर से रिगार्डिंग, आप उनके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहती है या कहीं भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहें तो नोट्स कहाँ मिलेंगे, इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो हमने वीडियो नंबर 3 जहाँ छोड़ी थी, अब हम उसी के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे रह गए थे, अब हम उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेमा की भाषा पर विचार कीजिए। यानी जो हमारी सिनेमा होती है उसकी जो भाषा है उस पर आपको विचार करना है। देखिए, आपकी बुक ही सिनेमा के बारे में है तो सारे क्वेश्चन आपके सिनेमा से ही बनेंगे। ठीक है, चलिए भूमिका से स्टार्ट करेंगे। भूमिका में आप लिखेंगे, सिनेमा एक दृश्य श्रवण कला है जिसकी अपनी अलग भाषा होती है। यानी जो सिनेमा है उसमें हम दृश्य भी देखते हैं और श्रवण भी करते हैं, यानी सुनते भी हैं। और सिनेमा की एक अपनी ही भाषा होती है। यह भाषा शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि छवियों, ध्वनियों और भाव भंगिमा, रंग प्रकाश, कैमरा मूवमेंट और संपादन के संयोजन से बनी है। यानी ये सिर्फ शब्दों तक ही नहीं होती बल्कि जो हमारी छवियाँ होती हैं, ध्वनि होती है, भाव भंगिमा होता है, रंग होता है, प्रकाश होता है, कैमरे की मूवमेंट होती है, इन सभी से बनी होती है। सिनेमा की भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा निर्देशक अपने विचार, भावनाएं और संदेश दर्शकों तक पहुंचाता है। यानी सिनेमा जो है वो एक तरह से ऐसी ही माध्यम है या ऐसी भाषा है जो कि एक तरह से कैमरे के माध्यम से एक जो संदेशक होता है, एक जो डायरेक्टर होता है, वो दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सिनेमा की भाषा के प्रमुख तत्व। अगर हम सिनेमा की भाषा की बात ही कर रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए क्या क्या प्रमुख तत्व होते हैं। तो पहले हम देखेंगे दृश्य, किस तरह से कैमरा एंगल, शॉट, रंग और प्रकाश के माध्यम से अर्थ संप्रेक्षण। यानी देखिए, जो कैमरा एंगल है, शॉट है, रंग है, प्रकाश है, यानी जो हमारी रोशनी है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी कहाँ रोशनी आनी चाहिए, कहाँ कम होनी चाहिए, कहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, इस सब से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे ध्वनि, किस तरह से संवाद, संगीत, पृष्ठभूमि ध्वनि के वातावरण और भावनाएं निर्मित करती हैं। यानी देखिए, जो हमारा संवाद है, संगीत है, पृष्ठभूमि है, इसकी जो ध्वनि है यानी बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है वो सभी वातावरण को बनाने यानी एक तरह से माहौल बनाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अभिनय, किस तरह से हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति और शरीर की भाषा, जो हमारे हाव भाव होते हैं, चेहरे की अभिव्यक्ति होती है, शरीर की भाषा होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपादन, किस तरह से समय, लय और घटनाओं के क्रम को नियंत्रित कर कहानी का प्रवाह करना। यानी समय के अनुसार, लय के अनुसार सारी घटनाओं को नियंत्रित करके एक तरह से एक कहानी का प्रवाह करना, एक तरह से एक कहानी को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतीक और रूपक, किस तरह से वस्तु, रंगों या दृश्यों का प्रतीकात्मक प्रयोग। यानी जो हमारी वस्तु होते हैं, रंग होते हैं, उनका दृश्यात्मक जो प्रयोग है वो कराया जाता है ताकि देखने वाला जो व्यक्ति है वो उसे अपने आप से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पहली आप इसमें लिखेंगे सार्वभौमिकता, किस तरह यह भाषा किसी भी क्षेत्र या भाषा के दर्शक समझ सकते हैं क्योंकि यह मुख्यतः दृश्य और भावनाओं पर आधारित होती है। यानी ये जो भाषा होती है, कैमरे की जो भाषा होती है, वो एक ऐसी भाषा है जो किसी भी क्षेत्र के लोग, किसी भी भाषा के लोग इजीली समझ सकते हैं क्योंकि इसमें दृश्य और भावनाओं का आधार होता है, कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो भी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो भी उस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि साउथ इंडिया की लैंग्वेज अलग है बट उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो तो सेम ही है सभी लोगों की। तो
टॉम एंड जेरी जो शो है या टॉम एंड जेरी जो कार्टून है वो सभी लोग समझ पाते हैं, क्योंकि फिल्मों में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे दृश्य और भावनाओं पर आधारित होती हैं। अब हम देखेंगे संवेदनशीलता किस तरह से दृश्यों की भावनाओं को सीधे ये प्रभावित करने की क्षमता, यानी जो दर्शक होते हैं उनकी भावना को सीधे ही प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे बहुस्तरीय संप्रेषण किस तरह से एक दृश्य में कई अर्थ और भावनाएं एक साथ व्यक्त करना, यानी एक ही दृश्य होता है लेकिन कई ये जो भावनाएं होती हैं, कई जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सिनेमा की भाषा शब्दों से आगे बढ़कर दृश्य, ध्वनि और भावनाओं का एक संगम है। यानी जो सिनेमा की भाषा है वो सिर्फ एक तरह से वर्ड्स नहीं है, वो हमारे दृश्य, ध्वनि, भावनाओं से एक तरह से जुड़ी हुई है या भावनाओं का संगम है जो एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। यह ऐसी कला भाषा है जो संस्कृति, समाज और समय से जुड़ी हुई है, यानी ये हमारी संस्कृति से, समाज से और समय से भी जुड़ी हुई है और दर्शकों के हृदय तक सीधा असर डालती है, क्योंकि देखिए ये जो दर्शक होते हैं इनके हृदय पे इसका सीधा असर होता है। अगर आपने मदर इंडिया मूवी देखी होगी तो उसका जो सीधा असर है वो दर्शकों के हृदय पर ही पड़ता है। इसीलिए सिनेमा की भाषा को समझना उनके कलात्मक और सामाजिक महत्व को जानने के लिए आवश्यक है। इसीलिए हमें सिनेमा की भाषा जाननी चाहिए ताकि हम उसका जो कलात्मक रूप है और जो हमारा सामाजिक महत्व है उसको समझ सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉट कितने प्रकार के होते हैं उन पर चर्चा कीजिए। यानी जो शॉट लिए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उन पर चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं शॉट के प्रकार कितने होते हैं। पहले हम देखेंगे भूमिका। इसमें आप लिखेंगे सिनेमा में शॉट उस दृश्य को कहते हैं जिसमें कैमरा एक बार में बिना कट किए फिल्म आता है। यानी देखिए शॉट क्या होता है, जब कैमरा बिना रुके कोई सीन को ले यानी कोई भी सीन वो पूरा रिकॉर्ड कर ले, वही हमारा एक शॉट कहलाता है। यह फिल्म निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। शॉट का चयन फिल्म के दृश्य प्रभाव, कथा की गति और दर्शकों की अनुभूति को गहराई से प्रभावित करती है। यानी अगर हम फिल्म की बात करें तो ये फिल्म की सबसे छोटी इकाई में से माना जाता है शॉट, और ये जो है दृश्य प्रभाव और जो दर्शक हैं उनसे जोड़ने का कार्य करता है। शॉट के प्रकारों को जानना सिनेमा की भाषा समझने के लिए अनिवार्य है, तभी हम शॉट के माध्यम से ही सिनेमा की जो भाषा है उसको समझ पाते हैं। इसीलिए शॉट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम कि शॉट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर शॉट के प्रकारों की बात करें तो पहला आप लिखेंगे एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे इसमें कैमरा विषय से बहुत दूर होता है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे कैमरा बहुत दूरी पर रखा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सीनों में हीरो हीरोइन बहुत दूरी से दिखाए जाते हैं, तो वो यही शॉट होता है। प्रकृति दृश्य, लोकेशन या वातावरण दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा अगर हीरो हीरोइन है या फिर हीरो है तो उसके आसपास का बैकग्राउंड दिखाने के लिए, आसपास का जो माहौल है वो दिखाने के लिए इस शॉट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे युद्ध के मैदान का पूरा दृश्य या किसी शहर का पैनोरामा। यानी अगर युद्ध हो रहा है तो उस टाइम पे जो दृश्य दिखाया जाता है, आसपास का जो माहौल दिखाया जाता है कि कितने लोग लड़ रहे हैं, कितनी सेना है, वो सभी इसी शॉट के अंदर दिखाया जाता है। नेक्स्ट शॉट होता है हमारा लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इसमें पूरा शरीर और आसपास का परिवेश दिखाया जाता है। यानी ये जो लॉन्ग शॉट होता है ये हमारे शरीर से रिलेटेड है। यानी अगर हीरो की एंट्री होती है तो क्या होता है, हीरो के पहले धीरे से पैर दिखाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे कैमरा ऊपर जाता है, फिर फेस दिखाया जाता है, तो वही जो है वो हमारे इस शॉट के अंतर्गत आ जाता है। चरित्र और वातावरण का संबंध दिखाने के लिए प्रयोग होता है। यानी जिसका यूज़ हो रहा है, जो भी हीरो है वो और जो वातावरण है उसका संबंध दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए आप इसमें लिखेंगे नायक का प्रवेश या नायिका का बगीचे में घूमना। यानी अगर हीरो है तो उसका प्रवेश दिखाया जाएगा, और अगर हीरोइन है, अगर वो बगीचे में घूम रही है तो उसका ऐसे ही शॉट लिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, आगे हमारा होता है मीडियम शॉट। मीडियम शॉट क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। मीडियम शॉट में आप लिखेंगे कैमरे के ऊपर का भाग दिखाया जाता है। यानी कैमरे के जो ऊपर वाला भाग होता है वो मीडियम शॉट में दिखाया जाता है। संवाद और सामान्य क्रियाओं के लिए उपयोग होता है। यानी जो हमारी बातचीत हो रही हैं और जो सामान्य क्रियाएं होती हैं उनके लिए ये शॉट यूज़ होता है। दर्शक चरित्र की भाषा भंगिमा को आसानी से पढ़ पाते हैं या आसानी से समझ लेते हैं इस शॉट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट शॉट देखेंगे।
क्लोज अप शॉट क्या होता है चलिए देख लेते हैं। चेहरे या किसी वस्तु को पास में दिखाना। आपने कभी देखा होगा हीरो या हीरोइन या फिर किसी वस्तु पर बहुत ज़्यादा फोकस या बहुत ज़्यादा पास से दिखाया जाता है, तो वो जो शॉट होता है वो हमारा क्लोजअप शॉट में आ जाता है। भावनाओं, संवेदनाओं और नाटकीय भाव के लिए प्रयोग होता है। अगर आपने देखा होगा कोई रो रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा क्लोज करके दिखाया जाता है, संवेदनाओं को क्लोज करके दिखाया जाता है। अगर कोई नाटक कर रहा है तो उसको क्लोज करके दिखाया जाता है। आपने हिंदी मूवीज़ या फिर हिंदी जो नाटक होते हैं उसमें देखा होगा, हीरोइन या फिर कोई भी कैरेक्टर बोलता है क्या क्या क्या, ये जो होता है ये एक तरह से क्लोजअप शॉट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण में आप लिखेंगे आंसू भरी आंखों को दिखाने के लिए, मुस्कान या हथियारों का क्लोजअप, यानी अगर किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं तो उन्हें दिखाने के लिए, मुस्कान है यानी कोई स्माइल कर रहा है तो उसके लिए, हथियार हैं उन्हें दिखाने के लिए इस शॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट क्या होता है चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, किसी छोटे हिस्से पर अत्यधिक जूम, जैसे आंख, होठ या उंगली, यानी किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पर दिखाने के लिए एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने हीरो हीरोइन को देखा होगा कि अगर हीरोइन की मंगनी हीरो से हो रही है तो उसकी जो फिंगर्स होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर हीरोइन हंस रही है तो उसके जो होठ हैं या फिर उसकी आंखों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो इसी शॉट के अंतर्गत होता है। प्रतीकात्मक या गहरे भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है इस शॉट का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ओवर द शोल्डर शॉट। ओवर द शोल्डर शॉट क्या होता है चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे एक पात्र के कंधे के ऊपर से दूसरे पात्र को दिखाना, यानी जब हम एक पात्र का सिर्फ सर दिख रहा होता है और सामने वाला जो हीरो या हीरोइन है वो पूरा प्रॉपर दिख रहा होता है, तो वो हमारा इस शॉट में आ जाता है। बातचीत या टकराव के दृश्य में इसका समान्वय प्रयोग होता है या इसका यूज़ होता है जब हम बातचीत करते हुए देखते हैं, या फिर जब टकराने वाली सिचुएशन बनती है कि कोई किसी से टकरा जाता है मूवीज़ में, तो उस टाइम पे इस शॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शॉट होता है हमारा टू शॉट। टू शॉट क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे फ्रेम में दो पात्र होते हैं, यानी जो पूरा फ्रेम होता है उसमें सिर्फ दो पात्रों को रखा जाता है। दोस्ती, रोमांस या संवाद के लिए होता है, यानी दोस्ती दिखाने के लिए, रोमांस दिखाने के लिए, या फिर जो हमारी बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, उसके लिए ये शॉट लिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट क्या होता है चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे जैसे कोई पात्र देख रहा है वैसा दृश्य दिखाना, यानी जो भी पात्र देख रहा है, आपने देखा होगा हीरो हीरोइन है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं किसी चीज़ को देख के, फिर बैक करके आपको दिखाया जाता है, तो वो इस शॉट के लिए होता है। दर्शकों को पात्र की नज़र से कहानी को अनुभव करने के लिए, ताकि जो हीरो या हीरोइन है वो देख रहा है वो चीज़ दर्शक भी समझ पाए। ठीक है, इसलिए इस शॉट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट शॉट होता है हमारा ट्रेंडिंग शॉट। ट्रेंडिंग शॉट क्या होता है चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे कैमरा विषय के साथ चलता है, यानी जो कैमरा है वो जो भी विषय है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ चल रहा होता है। पीछा करना, यात्रा या गति वाले दृश्यों में प्रभावी, यानी अगर कोई किसी का पीछा कर रही है, यात्रा हो रही है या गति वाला कोई सीन है, यानी अगर कोई रेसिंग कर रहा है या फिर ये कहूँ बाइकों पे चेजिंग हो रही है, तो उस टाइम पे जो कैमरे का यूज़ होता है, जो शॉट का यूज़ होता है, वो यही वाला शॉट होता है। नेक्स्ट होता है हमारा पैन शॉट। पैन शॉट क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे कैमरा स्थिर रहकर बाएं या दाएं घूमता है, यानी कैमरा तो स्थिर रहता है, बस उसका जो कैमरे का जो ग्लास है वो बाएं या फिर दाएं घूमता है, ये हमारा पैन शॉट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दृश्य का व्यापक हिंसा दिखाने के लिए, यानी अगर कोई भी दृश्य ऐसा है जिसमें व्यापक हिंसा हो रही है या फिर मार धाड़ है, उस टाइम पे जो कैमरा होता है वो हमारा स्थिर रहता है, बट कैमरे का जो लेंस है वो इधर उधर घूमता है, जिसकी वजह से हमें आसपास की शॉट देखने या आसपास की जो वस्तु होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपको ये शॉट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट शॉट है हमारा टिल्ट शॉट। टिल्ट शॉट क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे कैमरा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर घूमता है, यानी कोई भी ऐसा सीन जिसमें ऊपर से नीचे दिखाया जा रहा हो या नीचे से ऊपर दिखाया जाता हो, वो हमारा टिल्ट शॉट में आ जाता है। इसके अंतर्गत और आप लिखेंगे ऊंचाई, भय या आश्चर्य दिखाने के लिए, यानी कोई व्यक्ति है जो आश्चर्य से देख रहा है या कोई व्यक्ति है जो भय है, ऊंचाई है, ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए इस शॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शॉट देखेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा जूम शॉट। जूम शॉट क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे कैमरे का लेंस विषय के पास या दूर होता है, यानी जो भी हमारा कैमरा है उसका जो
लेंस होगा वो सब्जेक्ट यानी जो भी हमारा केंद्र है उसके आसपास या फिर थोड़ी सी दूर होगा, ये हमारा जूम शॉट होता है। भावनात्मक जोर देने या ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है, यानी अगर कोई भावनात्मक सीन है तो उसके लिए या फिर अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दिलवाना होता है तब इस शॉट का प्रयोग होता है। अगर हम इनके महत्व की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे शॉर्ट फिल्म की कथा को गति और गहराई प्रदान करते हैं, यानी जो शॉर्ट होते हैं वही फिल्म की जो कथा होती है उसको गति और गहराई देने का कार्य करते हैं। वही चीज़ है ये कहूँ ये शॉर्ट ही होते हैं जो दर्शकों को फिल्मों से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भावनाओं और घटनाओं की तीव्रता बढ़ती है, यानी जो हमारी भावनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनकी तीव्रता बढ़ती है और दर्शक उन्हें अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे दर्शकों को दृश्य के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं, यानी यही ऐसी दृश्य होते हैं जो एक तरह से दर्शक हैं उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे शॉर्ट केवल तकनीकी तत्व नहीं बल्कि सिनेमा की भाषा का अभिन्न अंग है। अब आपको पता चला होगा कि किस तरह से जो शॉर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सिनेमा की भाषा को समझने के लिए, क्योंकि अगर शॉर्ट ना हो तो सिनेमा की भाषा या फिर जो सिनेमा है उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक कुशल निर्देशक शॉर्ट का चयन इस प्रकार करता है कि कहानी प्रभाव अधिकतम हो और दर्शक दृश्य का अनुभव गहराई से कर सकें, यानी दर्शक जो हैं वो सिनेमा को या ये कहूँ फिल्म को अच्छे से समझ सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी फॉर मोर वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उन नोट्स के तो वो जो नोट्स हैं वो भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए या कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।